स्वागत है आप लोग का क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4। और इस चैप्टर का नाम भी खास है, पॉलिटिकल पार्टीज। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले वाले चैप्टर आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज के लेंथ और ब्रेथ मतलब पूरी तरह से आप पॉलिटिकल पार्टीज को जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर में आपकी एक भी डाउट नहीं रहेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करने के लिए फ्री है और मैं आपके डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम सुनते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, तो सबसे पहला क्या, इसका कुछ डिफाइन कीजिए, इसका कुछ डिफिनेशन दीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज है क्या? देखिए, इसमें आप लोगों को थ्योरी से ज़्यादा आप लोग का इमेजिनेशन काम आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा चीज़ है जिसे आप लोग हर रोज़ देखते। ऐसा नहीं कि कुछ नया है और कुछ पुराना है। इसमें आप अगर याद करने जाएंगे तो याद ही करते रह जाएंगे। हर चीज़ को इसमें रिलेट कीजिए जो आप आसपास देखते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, सबको पता है ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो कम टुगेदर टू कंटेस्ट एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। अब ये किसको नहीं पता, वो सीधे इंग्लिश में लिखा हुआ। कुछ लोग होते हैं जो एक साथ ग्रुप में काम करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और पावर होल्ड करते हैं गवर्नमेंट। सिंपल और क्लियर, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। बीजेपी एक गवर्नमेंट है, कांग्रेस एक गवर्नमेंट है, और ये सब क्या, एक सरकारें चलाती हैं, पावर होल्ड करती हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज मैंने ये क्यों कहा कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी से जाकर पूछेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या है, जो आप लोगों ने पढ़ा इससे पहले के चैप्टर्स में, फेडरलिज्म क्या है, कुछ उनको पता नहीं होगा। बहुत चांस है कि नहीं पता हो। जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं के लिए उसे तो ये सब नहीं पता होगा। लेकिन ये चैप्टर के बारे में अगर वो पूछते हैं आप, तो वो आपको बताते बताते थकेंगे नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसी चीज है जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को उसके बारे में जानता है और उसकी कुछ ना कुछ राय है इसके बारे में। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इन इंडिया ऑर्डिनरी पीपल मे नॉट बी अवेयर ऑफ एनीथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भले ही कुछ ना जानते हैं ऑर्डिनरी आदमी, पर कुछ ना कुछ जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, बट नो समथिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर है यहाँ? तो ये पॉलिटिकल पार्टी का क्रेज है। डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी बन गया है बहुत सारे देशों में। इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों के लिए। चलिए देखते हैं तो ये आखिर पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। चलिए, जब सोच रहे हैं कि जरूरत क्यों है तो सोचते हैं कि जरूरत अगर नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी तो क्या होता। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता तो उसके बहुत सारे लीडर्स होते हैं, वो सब अपना अपना काम करते। लेकिन अगर किसी एक को जिम्मेदार ठहराना होगा तो आप क्या करेंगे? आप अलग अलग सबको बोलेंगे कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐसे आपको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मिल जाती है कि ये गवर्नमेंट काम नहीं करती है, ये गवर्नमेंट काम नहीं करती है। ठीक है। तो होल्ड कैंडिडेट फॉर कलेक्टिव एक्शन, मतलब जो भी एक्शन लेता है वो उनका कलेक्टिव एक्शन होता है और उसके लिए कैंडिडेट को वो जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है। पर ये भी समझिए ना कि सब लीडर अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सब अपने कंस्टिट्यूंसी से किसी लीडर को चुना, वो सब लीडर अपने लिए काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं अपना कंस्टिट्यूंसी के लिए। लेकिन देश के लिए कौन काम करेगा, ये सब भी तो देखना होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। फ्यूचर लीडर्स की ट्रेनिंग के लिए यही पर फ्यूचर लीडर रिक्रूट होते हैं। अगर आप सोचेंगे आज के जितने भी लीडर्स, ये ऐसे ही थोड़ी हुआ कि एक ही पर एक आ गए और बन गए सीएम पीएम या कुछ भी। पहले ये पार्टी से बहुत साल तक जुड़े हुए हैं, तब जाके इन्हें इतना बड़ा पोस्ट मिला है। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी, वो भी बहुत साल गुजरात के सीएम रहे हैं और पार्टी वर्कर उससे पहले बहुत साल रहे। तो ये फ्यूचर लीडर को रिक्रूट और ट्रेन करने का भी काम करता है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। तीसरा मैन बहुत इंटरेस्टिंग है, हेल्प टू अंडरस्टैंड पॉलिटी बाय सिंपल सिंबल्स, मतलब आसान आसान चिन्ह से हमें पॉलिटी को समझने में मदद करती हैं। जो ऑर्डिनरी मैन है उनको समझने में मदद करते हैं। जैसे हमारे देश में जानते हैं कि इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ है, क्यों कोई लॉ लाया जा रहा है, ये सब कौन बताता है? पॉलिटिकल पार्टी बताती है। और ये जानती है कि हमारी जनता कैसी है।
तो ये उस लेवल पर ही जाके बताती है ताकि इन्हें क्लियरली समझ में आए कि आखिर हो क्या है। तो ये पॉलिटिक्स को सिंपल करने का भी काम करती है। आप ये बुक पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल बुक नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार ने ये कदम लिया तो क्यों लिया। सिंपल भाषा में पता होगा, लेकिन पता तो है। ठीक है, 4th नंबर है ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? एक ऐसा डेमोक्रेसी जिसमें लोग डायरेक्टली रूल ना करें। डायरेक्टली रूल ना करें मतलब किसी एक आदमी को कुछ लोग मिल के चुने और वो उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो जाके पार्लियामेंट में बैठ के उनके हक के लिए लड़े। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जिसमें सब लोग मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। जब कोई भी लॉ आएगा तो उस पर वोटिंग होगा, पूरे लोग वोट करेंगे कि ये लॉ पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब तो लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आपके सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें आपने चुन के भेजा है वो पार्लियामेंट में जाके और ये आप डिसाइड करेंगे कि वो लॉ पास होगा कि नहीं। ठीक है, जब हम लोग इतना जान गए कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का क्रेज कितना है या फिर किसी भी कंट्री में, और पॉलिटिकल पार्टी जरूरी क्यों है, लेकिन असली काम क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, चलिए उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसका एक अप्रोच बताता हूँ। आप सबने पॉलिटिकल पार्टीज को देखा है, तो आप पहले सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले क्या करती है? कैंपेनिंग करती है इलेक्शन के लिए। तो उस कैंपेन में वो क्या करती है? पब्लिक पॉलिसी को शेप करती है, पब्लिक के ओपिनियन को, कि हमें आप वोट दीजिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग एजेंडा होता है। तो पहले वो कैंपेनिंग में क्या करता है? पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है। बीजेपी कुछ और चीज़ के लिए खड़ी होती है, कांग्रेस कुछ और चीज़ के लिए, बीएसपी है बहुजन समाज पार्टी वो कुछ और चीज़ के लिए, मार्क्सिस्ट पार्टी है वो कुछ और चीज़ के लिए। सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, समझ में आ रहा है? तो वो कैंपेनिंग में सबसे पहले क्या करते हैं? शेप करते हैं पब्लिक ओपिनियन, कि हम हमारे तरफ आ जाइए। पब्लिक के पूरे ओपिनियन को बदलते हैं या फिर उन्हें और एक मौका देते हैं। ठीक है, कैंपेनिंग हो गया। अब उनका दूसरा काम क्या होगा? कैंपेन के बाद क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे। क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन। बिल्कुल याद नहीं करना है, फ्लो में जाना है। पहले कैंपेनिंग करेंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे। फिर इलेक्शन लड़ लिया तो फिर क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। और अगर हार गए तो अपोजिशन का रोल प्ले कर लेंगे। अपोजिशन आपको पता है कि डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखता है हमेशा। जैसे ऑर्डिनरी आदमी को उतना नहीं पता है क्या हो रहा है गवर्नमेंट में क्या, लेकिन अपोजिशन भी उसी लेवल के, उसी एजुकेशन लेवल के लोग होते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या करने जा रही है सरकार और इसका क्या परिणाम होगा। तो बहुत अच्छे से ये लोग डिबेट करने में मदद भी करते हैं और आम आदमी को समझाने में भी। ठीक है, तो जो जीता वो गवर्नमेंट फॉर्म किया और जो हारा वो अपोजिशन बन गया। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद, जीतने के बाद, फिर ये क्या करेगा? गवर्नमेंट की मशीनरी पर इसका अधिकार हो जाएगा। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर। जैसे ही गवर्नमेंट का अधिकार, किसी पार्टी का अधिकार गवर्नमेंट की मशीनरी पर हो जाएगा और लोगों के कल्याण पर, तो लोगों ने उसी पॉलिटिकल पार्टी को चुना है, तो लोग भी एक तरह से गवर्नमेंट मशीनरी से जुड़ जाते हैं, अकाउंटेबल ठहराना चालू कर देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसको उन्होंने वोट दिया। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी जुड़ता है, लेकिन लोग उन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के मदद से गवर्नमेंट मशीनरी का लाभ उठाते हैं। प्रेशर ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल बेसिस ऑफ पावर में, चैप्टर 1 में, कि प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। फिर से और ये अन्ना हजारे जो जन लोकपाल बिल था। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? लॉस बनाएंगे, देश को चलाने के लिए कानून बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट मशीनरी एक बार उनके हाथ में लग गई, गवर्नमेंट पूरा उनके हाथ में है, कल्याण करना है लोगों का उनके हाथ में है, वेलफेयर करना है, तो अब उनके कल्याण के लिए, अच्छे देश को चलाने के लिए लॉ बनाएंगे और अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आगे रखेंगे कि हम कैसी पॉलिसी, क्या प्रोग्राम है हम लोग। समझ में आया? क्या पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है, कैसे हम लोग गवर्नमेंट को रन करना चाह रहे हैं, वो उनके लॉस से चल के। और ये इलेक्शन कैंपेनिंग के समय बताते हैं कि हम कैसे पॉलिसी रखना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम क्या है, हम आखिर करेंगे क्या।
तो मैंने एकदम लीनियर तरीके से बताया। सबसे पहले वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे और पॉलिसीज और प्रोग्राम को भी उसमें ही पुट करेंगे कि देखिए हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालती है कि देखिए हम ऐसे ऐसे पॉलिसीज और प्रोग्राम ले आएंगे। अभी बहुत जगह इलेक्शन चल रहा है तो पहले ही मैनिफेस्टो निकल जाता है कि अगर हम आ गए तो नई यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। तो ये प्रोग्राम पॉलिसीज ही है। तो ये प्रोग्राम और पॉलिसी समय बनाती है, कैंपेन के समय बताती है और पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। इसके बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं हर पार्टी के, तो वो कार्यकर्ता अपना मैसेज लोगों को फैलाते हैं और लोगों को उस तरफ जागरूक करना चाहते हैं कि आप हमारे सपोर्ट में आइए। जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल चल रहा है कि सब जितने भी कास्ट है, जितने भी रिलीजन है, जो भी है, सब पे एक ही रूल लागू, मुस्लिम हिंदू सब पर। तो उसके लिए वो पब्लिक ओपिनियन शेप कर रहे होंगे उनके पार्टी वर्कर्स और बहुत सारे जो एक्टिविस्ट है। तो कैंपेनिंग हो गया। फिर क्या करेंगे, कैंपेन के बाद इलेक्शन लड़ लेंगे। कॉन्टेस्ट कर लिया इलेक्शन। अब इलेक्शन लड़े तो जीते या हारे, जीते तो गवर्नमेंट फॉर्म की और चलाएंगे सरकार को, हारे तो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। जैसे ही जीतेंगे गवर्नमेंट मशीनरी पर उनका हक हो जाएगा, अब लोगों का वेलफेयर उनका जिम्मेदारी। फिर इसके लिए वो लॉस बनाएंगे, बहुत सारे कानून बनाएंगे जिससे कि देश चलाया जा सके, वेलफेयर हो सके, और अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम को दर्शाएंगे उन लॉस के। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर मैंने बताया कैसे पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन अब लीनियर तरीके से याद कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि ठीक है, हमको पॉलिटिकल पार्टीज का डिफिनेशन पता चल गया, पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है ये पता चल गया, पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस क्या है ये पता चल गया, तो एक देश में कितने पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं? देखिए ये अलग अलग देश के लिए अलग अलग है, इसका मैं कोई एक आंसर नहीं दे सकता। लेकिन इंडिया के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसका मैं जरूर कुछ ना कुछ बता सकता हूँ। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अलग अलग देश में कैसे कैसे सिस्टम चलते हैं, फिर इंडिया के सिस्टम को बहुत अच्छे समझेंगे। देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो टॉप पोस्ट है वो हर एक सिटीजन के लिए खाली होता है। कोई भी सिटीजन, चाहे वो जितना भी गरीब हो, किसी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो टॉप पोस्ट पर जा सकता है। चाहे वो पीएम बन सकता है, सीएम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई उस पर पाबंदी नहीं। तो वैसे ही डेमोक्रेसी में सिटीजन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए फ्री है, जिसको मन किया वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। ठीक है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर देश में एक मेन बॉडी होता है जो पूरी इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है कि इलेक्शन में कोई चोरी ना हो, इलेक्शन में कोई पैसे का यूज़ ना करे, इलेक्शन साफ सुथरे तरीके से हो, लोगों का भरोसा बने रहे इलेक्शन में। तो उसके लिए एक बहुत पावरफुल बॉडी होता है इलेक्शन कमीशन, और इसको इंडिया में क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है। इतने पार्टी है इंडिया में, इसका मतलब क्या हो, इतने पार्टी है इंडिया में रजिस्टर्ड है 750 पार्टी। ठीक है, लेकिन मैंने नीचे लिखा है ऑल आर नॉट कंटेंडर, मतलब इतने सारे पार्टी हैं, लेकिन इलेक्शन जब आता है तो आप लोगों को क्लियर पता रहता है कि इन दोनों पार्टी में जो टक्कर का मुकाबला है। बाकी सब पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन ये तो जो पार्टी है इनमें टक्कर का मुकाबला है। तो सब कंटेंडर नहीं होते, उसमें से एक ही 2 3 4 कंटेंडर होते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, देखिए हर देश में अलग अलग तरह के सिस्टम है। हमें मुख्यतः 3 सिस्टम अभी तक देखने को मिले, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम चाइना में देखने को मिलता है, वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी की इंटरनल मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स से डेमोक्रेसी होता है। जैसे उसी एक पार्टी में नीचे की तरफ जो मेंबर्स है उसमें इलेक्शन होते रहते हैं, ये सब पूरे देश में ऐसे कुछ नहीं होता। तो 1 पार्टी सिस्टम है, तो ये चाइना में। तो ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन चुनने दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन ही है, वही चुनना है। तो ये डेमोक्रेसी कहाँ है इसमें से, जब कुछ चुनने का अधिकार ही नहीं है तो उतना डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं। 2 पार्टी सिस्टम, यूएसए और यूके में, अमेरिका में 2 पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, और यही दोनों पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करती है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, और ये दोनों लड़ती है। तो सिर्फ 2 ही पार्टी है, इससे ज़्यादा पार्टी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही मैंने ये 2 एग्जाम्पल दिया आपको आया होगा कि इंडिया में तो इतनी सारी पार्टी है, हर स्टेट में इतनी सारी पार्टी है, हर सेंटर में कितनी सारी पार्टीज है, तो उसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, जहाँ बहुत सारी पार्टी है और सबका जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा बड़ा हो। मतलब 10 पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 से ज़्यादा 3 4 भी इलेक्शन जीत सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है।
तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम इसको बोलते हैं। तो इंडिया में तो ये सबसे बेस्ट है ज्योग्राफिक और सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि जिस ग्रुप को लग रहा है कि उसको दबाया जा रहा है या फिर राइट को नहीं सुना जा रहा है, वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बना के इलेक्शन लड़ सकता है, जितना मर्जी जिसको मर्जी वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। ठीक है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम का फायदा कि जिस डाइवर्सिटी के लोग को लगता है कि वो अंडर रिप्रेजेंटेड है पॉलिटिक्स में या फिर उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और अपने लोगों को बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए वोट की। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ फीचर्स हैं। मोर देन टू पार्टी, मतलब मोर देन टू पार्टी से चांस टू विन, मतलब 2 पार्टी ज़्यादा के पास होता है चांस जीतने का। और कोलिनेशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि 2-3 पार्टी आके एक साथ मिल के और गवर्नमेंट बनाए। अब जब 2-3 पार्टी मिलती है तो एक पार्टी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और उसमें छोटी छोटी 2-3 पार्टी आकर मिल जाती है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में वो एलियंस बना लेते हैं, समझौता कर लेते हैं या फिर फ्रंट बना लेते हैं। तो ऐसे 2 फ्रंट हैं इंडिया में, एनडीए और यूपी, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। लेकिन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस जब बीजेपी अगर गठबंधन करती है, इसको सिंपली गठबंधन कहते हैं कोalition गवर्नमेंट, उसे एनडीए कहेंगे। लेकिन जब कांग्रेस करती है, दोनों बड़ी पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन जब कांग्रेस छोटी पार्टी है स्टेट पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसको यूपीए कहते हैं। लेकिन अब हाल फिलहाल में इसका नाम बदल के इंडिया रख दिया गया। ठीक है, अब आपने 3 सिस्टम पढ़ा और तीनों में आप लोग इक्वेट कर रहे होंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। देखिए, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं। हाँ, किसी में ज़्यादा डेमोक्रेटिक ऑप्शन है, किसी में कम है, लेकिन ये पार्टी सिस्टम कुछ ऐसा नहीं है जो आप चुन सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट कंट्री कैन चूज, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री, सोशल एंड रिलीजियस डिवीजन। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपका हिस्टोरिकल कैसा रहा, उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस पार्टी सिस्टम को चुनते हैं। इसलिए इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कौन बेटर है कौन अच्छा नहीं है, सब अपने अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो विच इज़ बेटर का मैंने नीचे एकदम क्लियर आंसर लिखा हुआ है। अब टाइप ऑफ पार्टीज इन इंडिया हमने पढ़ लिया कि कितने पार्टी हो सकते हैं, तो उनके कुछ टाइप्स भी हैं क्या। तो फिर से चलते हैं हम चैप्टर 2 में, फेडरलिज्म में। उसमें हमने पढ़ा था कि स्टेट भी है और सेंटर, 2 लेवल पर हमारे गवर्नमेंट चलती है। तो आपको नहीं लगता कि पार्टीज भी 2 होनी चाहिए, 2 तरह की, एक स्टेट पार्टी और एक नेशनल पार्टी। जो नेशनल पार्टी है वो सेंटर पे रूल करेगी, जो स्टेट पार्टी है वो स्टेट में। ठीक है, तो हमारे पास ये फेडरलिज्म से ही निकल रहा है कि टाइप ऑफ पार्टीज इंडिया में कितनी तरह की हैं। तो एक स्टेट में पार्टी रहती है और एक सेंटर में पार्टी रहती है, तो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। तो देखिए, स्टेट पार्टी का कुछ रखा हुआ है कि स्टेट पार्टी हम आपको तभी मानेंगे, ऐसे ही कोई आप पार्टी तो जो मन जिसको मन वो फॉर्म कर सकता है, लेकिन क्या उस पार्टी को मतलब स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी थोड़ी मान लिया जाएगा। उसका कुछ रहना चाहिए, कुछ प्रेजेंस रहना चाहिए उस स्टेट में या फिर कुछ सेंटर में, पूरे कंट्री में कुछ उसका प्रेजेंस रहना चाहिए, तब उसको पार्टी कहा जाएगा। पार्टी को बहुत सारी छूट मिलती है इनकम टैक्स में और ये फंड्स लेने में। तो अगर ऐसे ही सब कोई पार्टी खोलने लगा तब तो उसको इलीगली के लिए भी करने लगेगा। अगर सबको पार्टी स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा देने लगे तो उसका कुछ नियम रखा हुआ है। आपको स्टेट पार्टी तभी माना जाएगा जब आप वहाँ की स्टेट की विधानसभा में, जिस स्टेट की पार्टी है वो वहाँ के विधानसभा में 6% टोटल वोट, मतलब अगर 100 वोट है तो उसके 6 वोट आपको मिलने चाहिए और प्लस में जितने सीट्स हैं उसमें से 2 सीट्स आपको जीतने हैं। तो मैंने क्लियरली उसको हाईलाइट कर दिया था, 6% ऑफ टोटल वोट्स प्लस 2 सीट्स उस स्टेट में। ठीक है, तो आप स्टेट पार्टी का दर्जा ले पाएंगे। लेकिन नेशनल पार्टी अगर बात करेंगे तो 6% ऑफ टोटल वोट्स यहाँ पर भी, लेकिन कहाँ का, लोकसभा में। समझ में आ रहा है, लोकसभा और असेंबली इलेक्शन का भी, किसी स्टेट इलेक्शन में भी वो 6% वोट्स ले आए, लोकसभा में या फिर स्टेट के असेंबली इलेक्शन में, उसको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है। और प्लस में 4 सीट इसे जीतना है लोकसभा में। कितना सीट? 4 सीट जीतना है लोकसभा में। तो मैं एक बार और रिकैप करता हूँ,
स्टेट पार्टी जो होगी उसको 6% वोट चाहिए टोटल। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर वो ले 6% वोट्स, और प्लस में 2 सीट चाहिए उस स्टेट। नेशनल पार्टी उसको बोलेंगे 6% टोटल वोट्स वो स्टेट में या फिर लोकसभा इलेक्शन में, और 4 सीट हो उसका लोकसभा में 4 सीट्स हो। ठीक है, तो ये अपने टाइप ऑफ पार्टीज पढ़ लिया जो कि फेडरलिज्म से होकर निकल रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर को थोड़ा वजन देने के लिए ये टाइप। अब मैंने पहले ही बोला था कि ये गार्जियन होता है इलेक्शन को देखने के लिए, इलेक्शन अच्छे से सब कोई लड़ रहे थे, नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज तो नहीं कर रही है, और जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी है जो रूल कर रही है कहीं वो गवर्नमेंट मशीनरी का तो मिसयूज नहीं कर रही है दूसरे पार्टी को दबाने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, गार्जियन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगर इलेक्शन ही ठीक से नहीं होगा तो डेमोक्रेसी किस बात की, जब चुनने का अधिकार ही नहीं है तो गार्जियन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी विल इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, दूसरा हर पॉलिटिकल पार्टी को इससे रजिस्टर करवाना होता है। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना 750 पार्टी रजिस्टर्ड है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो हर पार्टी जिस पार्टी को इलेक्शन लड़ना है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर करवाना ही हो। पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर करवाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। नेशनल फैसिलिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, कुछ रिकॉग्नाइज जैसे स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो गया या नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो गया तो उसको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलता है, जैसे उनका जो एक्सपेंसिव होगा, जो खर्चा होगा इलेक्शन का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे इलेक्शन में, और उनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है कि आपका ये सिंबल है, ये कोई और पार्टी यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कुछ देखिए स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी से। ये नेशनल पार्टी है, देखिए नेशनल पार्टी में कौन कौन है आप एक बार सबको पढ़ लीजिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ स्टेट पार्टी भी है। अब आप कहेंगे कि इतना सारा आपने दे दिया, देखिए आपको याद नहीं करना है किसी को भी, आपको सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। स्टेट पार्टी के 1-2 एग्जाम्पल, अपने ही स्टेट के 1-2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप, ये आपको आसानी होगी याद करने में। और सेंटर जो नेशनल पार्टी है उनके कम से कम 2-3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन पूछे कि नेशनल पार्टी क्या है तो आप क्लियरली लिख पाए कि नेशनल पार्टी जो ये दिया हुआ है, नेशनल पार्टी 6% टोटल वोट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन प्लस विन 4 सीट इन लोकसभा, और उसमें आप एग्जाम्पल दे सके कि ये 2-3 एग्जाम्पल है। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा फुल लगेगा और थोड़ा ज़्यादा लिख पाएंगे। और स्टेट के लिए भी शुक्रिया मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स।